हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का चैप्टर है हमारा नागरिक शास्त्र। तो हमारा जो ये कल वाला था क्लास, वो चैप्टर फर्स्ट था सत्ता की साझेदारी। तो आज का जो हमारा क्लास सेकंड है संघवाद है। संघवाद होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके कितने भाग होते हैं, इनका किस किस देश में अधिक शासन व्यवस्था है, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इस क्लास में अंत तक बने रहें, ताकि उनको यह पता चले कि हमारे एग्जाम्स में किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्जाम के लिए भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो हम संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। एक सरकार होती है संघात्मक, एक होती है एकात्मक। संघात्मक शासन व्यवस्था में कोई एक केंद्र पूरी शासन व्यवस्था को न चला के उनके अन्य इकाइयों की सरकारों के द्वारा उनकी शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। इनके अंतर्गत हमारा भारत, स्पेन, बेल्जियम आदि देश आते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था होता क्या है, एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसा देश जिसमें केवल केंद्र के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इनके अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका आदि देश आते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जो कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघीय शासन व्यवस्था का गठन किया जाता है। इनमें अपने जो भी राज्य है वो अपनी शासन व्यवस्था को बचाए रखते हैं, ठीक है। इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती हैं और राज्य सरकार का पावर अधिक होता है। दूसरा नंबर है कि बड़े देश के आंतरिक विविधता को समझने के लिए उन्हें छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है। इनमें केंद्र सरकार अधिक पावरफुल होता है। अब हम समझेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो संघीय शासन व्यवस्थाएं निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं होती है इनकी। फर्स्ट नंबर है, संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। दूसरा नंबर है, इनका कार्य क्षेत्र अपना अपना अलग अलग होता है। मीन्स केंद्र का जो अधिकार है वो अलग है, राज्य का जो अधिकार है वो अलग है, ठीक है। तीसरा नंबर है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में जो भी संशोधन करना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहमति से ही किया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार का मतलब ये है कि केंद्र सरकार अकेले संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकता है। राज्य सरकार संविधान के मौलिक प्रावधानों में अकेले कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से ही संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा नंबर है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में एक न्यायालय का होना अति आवश्यक है। न्यायालय का होना अति आवश्यक इसलिए है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना कोई भी ये प्रेशर बना रहा है या राज्य सरकार के नियमों को बना रहा है, तो इसका निर्णय कोई न्यायालय करेगा, ठीक है। तीसरा है, संविधान को उच्च बताया गया है।
उच्च का मतलब ये है कि संविधान में जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं उस अधिकार क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने कार्य को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के नियमों का पालन करे या राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों का पालन करे। अपने मन से कोई भी किसी भी क्षेत्र का या अधिकार का पालन नहीं कर सकता। जो संविधान में लिखित है वही अपने अधिकार का पालन कर सकते हैं और अपने अपने अन्य क्षेत्रों का सम्मान करना। ठीक है, अब हम आते हैं भारत के केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच तो बंटवारे में। तो इनका बंटवारा निम्न 3 सूचियों में हुआ है। एक है हमारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार के नियमों का उल्लेख है। इनमें 97 विषय है। इनके अंतर्गत विदेशी मामले, मुद्रा, ठीक है, संचार आदि के अधिकार का वर्णन है। सेकेंड है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य के नियमों का उल्लेख है। इनमें 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से ही कोई नया नियम बनाया जा सकता है, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। इनके अंतर्गत मजदूरी, वन आदि कार्य क्षेत्र आते हैं। तो आज का ये क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। कल हम समझेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसी है।